हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। देश भर में एक बहुत बड़ी खबर आपके सामने हर दिन नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट और प्रशांत भूषण के बीच में एक तरह से आमने सामने की टक्कर नजर आ रही है और कानूनी तौर पर प्रशांत भूषण भी अपने आप को मजबूत कह रहे हैं और दूसरे सुप्रीम कोर्ट, तो साहब सुप्रीम कोर्ट है, वो तो पूरे मुल्क के एक तरह से मालिक हैं, जिस तरह से चाहे फैसला करें। ये एक सिचुएशन है जो गैर मामूली है और इस सब के पीछे जो बैकग्राउंड में है वो बीजेपी की सरकार है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो जुडिशरी, पुलिस, सब कुछ उनके कंट्रोल में है और कहीं ना कहीं उनके नजरियाती सपोर्ट करने वाले लोग उनके नजरिए पर ही काम कर रहे हैं। ये 2 ट्वीट के बाद में इतना बड़ा हंगामा कि एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया कि जो 140 पेज का एफिडेविट है वो अगर पब्लिक हो गया तो आखिर क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट में भी जो आखिरी बहस हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, जज ने, जब उसका कुछ हिस्सा उनके सामने बताया गया जज के सामने, तो उन्होंने खामोश कर दिया कि साहब ये तो बहुत खतरनाक है। यानी बिल्कुल ऐसा लगा जैसे बिजली का करंट लग गया हो सुप्रीम कोर्ट के जज को। ऐसी सूरत हाल है। इस सब को जानने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं वदूद साजिद साहब, जर्नलिस्ट हैं और वो कानून की खबरों को बहुत नजदीक से देखते हैं। वदूद साजिद साहब, ये सब क्या है, कहां तक पहुंचेगा, आखिर ये टकराव किस नतीजे पर पहुंचने के इम्कान? 20 अगस्त को प्रशांत भूषण की सजा पर बहस होनी थी सुप्रीम कोर्ट में, चूंकि 14 अगस्त को वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुजरिम करार पाए गए थे और 5 अगस्त को इसकी पहली सुनवाई हुई थी। अंदाज़ा ये हो गया था 14 अगस्त को ही कि सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण ही भारी पड़ेंगे, लेकिन ये भी एक डर था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई सेंटेंस का कोई ऐसा फैसला कर दिया कि जिसमें प्रशांत भूषण को जेल जाना पड़ा कुछ दिनों के लिए, तो जाहिर है कि ये प्रशांत भूषण के लिए हजीमत की बात होगी। मैं यहाँ ये शुरू में बता दूँ कुछ थोड़ी सी चीज़ें ताकि दर्शकों को पता चल जाए कि पिछली कार्रवाई क्या थी, वो हल्की सी बताकर। और ये मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि 20 अगस्त की जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई है, अगर उसको जूं का तूं बयान कर दिया जाए तो किसी भी तबसरे की ज़रूरत ना पड़े, ना हमें ना आपको, वो इतनी शानदार है। चलिए, तो 20 अगस्त को बहस होनी थी कि क्या सज़ा दी जाए। तो उस पर प्रशांत भूषण ने, यानी उनके वकील राजीव धवन ने और दुष्यंत दवे ने शुरू में ही कोर्ट से ये कहा कि हम अपील करना चाहते हैं और जो 30 दिन की मोहलत इसमें मिलती है फैसले के बाद कि आप 30 दिन के अंदर अंदर अपील कर सकते हैं, उसमें हम उसकी मुद्दत के अंदर अंदर हम अपील कर लेंगे। आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि सज़ा के ऐलान को आप कुछ दिनों के लिए रोक दीजिए। लेकिन वो जज साहब ने कहा कि नहीं, उस पर तो आज ही बहस होगी और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो फिर उस पर आगे बहस होनी थी। तो बहरहाल सज़ा पे बहस हुई, क्वांटम पे बहस हुई और अब फैसला देना था कोर्ट को। लेकिन अचानक जो बेंच है और जो बेंच के हेड हैं जस्टिस अरुण मिश्रा साहब, उन्होंने फौरन ये कहा कि अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या प्रशांत भूषण को, बल्कि उन्होंने कंटेम्नर कहा, जाहिर है वक्त नहीं दिया जाना चाहिए कुछ सोचने के लिए। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मिलॉर्ड, अगर आप वक्त देना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो कोर्ट ने कहा प्रशांत भूषण से कि आप कुछ सोच लीजिए और राजीव धवन और दुष्यंत दुबे से, जो प्रशांत भूषण के वकील थे, उनसे कहा कि अगर वो अपने बयान पे गौर करें, रिकंसीडर करें और अनकंडीशनल अपॉलॉजी यानी गैर मशरूत माफ़ी मांग लें, तो कोर्ट जो है उसको इख्तियार है, वो लीनियंसी बढ़ते और सज़ा ख़त्म भी कर सकती है। तो बहरहाल उसने, प्रशांत भूषण ने यही कहा कि नहीं साहब, मुझे तो आप सज़ा दे दीजिए और मुझे सोचने वोचने का कहाँ, अब तो सोचने का कुछ बाकी नहीं रहा है। मैं यहाँ आपको एक बात और ज़रूर बता देता हूँ कि सज़ा के ऐलान को डिफर नहीं किया कोर्ट ने रिक्वेस्ट के बावजूद। इसका ये मतलब था कि भूषण को यही बेंच 20 अगस्त को ही सज़ा सुनाना चाहती थी। वजह क्या है, मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात, कि सितंबर के पहले महीने में जस्टिस अरुण मिश्रा रिटायर हो जाएंगे।
तो उससे ऐसा एक मैसेज जाता था। और जस्टिस अरुण मिश्रा ने ये बात कही भी, उन्होंने कहा कि सज़ा का ऐलान होगा तभी इंसाफ मुकम्मल होगा, जस्टिस कंप्लीट तभी होगा। तो इससे बात साफ हो गई थी कि मिश्रा ही सज़ा देना चाहते हैं और वो आने वाले जस्टिस के लिए छोड़ना नहीं चाहते। जबकि दवे ने तो जस्टिस गवाई ने, जो बेंच के दूसरे जज थे, उन्होंने एक बात दर्शन दवे से कही बड़ी इंटरेस्टिंग, कि क्या आप ये चाहते हैं कि ये मैसेज जाए कि आप जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच को अवॉइड करना चाहते हैं? तो फौरन दवे ने कहा, दुष्यंत दवे ने, कि ये तासुर भी नहीं जाना चाहिए कि जस्टिस मिश्रा रिटायर होने से पहले ही सजा देना चाहते हैं, यानी वही चाहते हैं कि मैं रिटायर होने से पहले सजा दे के जाऊं। ये भी एक इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए। तो ये कोर्ट में कल बहस हुई है, इस पे हमें तबसरा करने की जरूरत नहीं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकालमे हो रहे हैं। उसके बाद दर्शन दवे ने कहा कि सजा का सवाल जो है वो दूसरी बेंच को सुनना चाहिए। अच्छा, ये बात जो अभी रिटायर हुए हैं 3-4 महीने पहले, कुरियन जोसेफ सुप्रीम कोर्ट के बहुत अच्छे जस्टिस थे, ये बात उन्होंने बहुत डिटेल से बताई है। और उन्होंने कहा है कि जस्टिस अरुण मिश्रा की 3 जो जज की बेंच है उसको ये सवाल नहीं सुनना चाहिए, बल्कि 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को इसको सुनना चाहिए, या इससे भी ज्यादा की अगर बेंच हो। क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में वकील और फॉर्मर जजेस इनके हिमायत में खड़े हैं। जी हाँ, बयानात आ चुके हैं। 3000 वकीलों ने दस्तखत करके बयान दिया है, इनकी सपोर्ट की है। 9 जजों ने सपोर्ट की है जो फॉर्मर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो 12 बेंच ने उसको रिजेक्ट कर दिया। और जस्टिस मिश्रा ने एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग कही, ये सुनने की है, मैंने आमतौर पर अपनी 30 साल की जर्नलिस्टिक लाइफ में जजों को इस तरह से सवाल जवाब करते नहीं देखा। तो जस्टिस मिश्रा ने कहा कि फर्ज करो कि मैं अगर रिटायर नहीं हो रहा होता तो क्या करते आप? तो अभी तो मुझे ही सजा का ऐलान करना था। तो बहरहाल जस्टिस दवे ने कहा कि 14 अगस्त के फैसले को बुरी तरह तनकीद का निशाना बनाया जाएगा, यानी जिसमें आपने प्रशांत भूषण को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुलजिम या मुजरिम करार दिया है, उस पर बुरी तरह तनकीद होगी। तो जस्टिस मिश्रा ने कहा कि डोंट वरी, हमें जो है वो हर सख्त तनकीद जो है उसका हम बुरा नहीं मानते, लेकिन प्रशांत भूषण की तनकीद का इतना बुरा माना। बहरहाल तो जस्टिस मिश्रा ने ये बात भी कही कि मैं एग्री करता हूं कि आर्टिकल 129 के तहत कंटेम्प्ट की सजा देने में हमें एहतियात बरतनी चाहिए, ये जस्टिस मिश्रा ने खुद कहा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में किसी एक को भी सजा नहीं दी है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, मगर प्रशांत भूषण को देनी है, ये अंडरस्टूड है। तो उसके बाद राजीव धवन ने कहा कि साहब मेरी फिक्रमंदी है तारीख को लेकर है कि जुडिशरी के बारे में हिस्ट्री क्या लिखी जाएगी, ये जो सब आप कर रहे हैं। तो जस्टिस मिश्रा ने कहा कि इस सवाल को आप फ्यूचर के लिए छोड़ दीजिए, इसकी फिक्र मत करिए और देखते हैं कि हिस्टोरियन क्या लिखता है। यानी उन्हें इसकी भी फिक्र नहीं है कि हिस्टोरियन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या लिखता है। यानी वो एक तरह से जल्दबाजी भी कर रहे हैं और उनकी नजर में कोई ना कोई टारगेट है। जी, जैसे जस्टिस गोगोई को एक बार सुना गया था कि उन्हें शायद गवर्नर बना दिया जाएगा, लेकिन बाद में पता चला कि वो सिर्फ मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा रह गए और वो उसमें भी खुश हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ओथ दिलाता हो, उस लेवल का आदमी, उसको राज्यसभा का मेंबर बना करके ऐसा डाल दिया जैसे शायद वो तन्हाई में वो पछताता कितना होगा वो आदमी। वो बहुत बड़ी बात है। तो अब बहरहाल जस्टिस मिश्रा को क्या मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला, तो ये अपने आप में वक्त बताएगा क्या सूरत। जी बिल्कुल। राजीव धवन ने, जो प्रशांत भूषण के वकील हैं, उन्होंने फिर कहा कि प्रशांत को जो आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुजरिम करार दिया है, सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज RM लोधा ने भी उसको गलत करार दिया है, मदन बी लोकुर, कुरियन जोसेफ, जय चलेमेश्वर, इन सब ने सपोर्ट किया है प्रशांत भूषण को। तो क्या आप उनको भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुर्तकिब करार देंगे? तो इस पर जस्टिस गवाई ने कहा, जस्टिस मिश्रा तो खामोश रहे, कि जस्टिस लोधा ने सिर्फ प्रोसीजर पर सवाल उठाया है। यानी इसका मतलब ये है कि कम से कम ये बात तो जस्टिस गवाई ने मान ली एक तरह से बिलवास्ता तौर पर कि प्रोसीजर गलत अपनाया गया है प्रशांत भूषण को
पकड़ने का के चक्कर में, यानी अटॉर्नी जनरल से मंजूरी नहीं ली गई। और अटॉर्नी जनरल 5 अगस्त और 14 अगस्त की बहस के दौरान कोर्ट में थे। राजीव धवन बार बार कहते रहे कि हुजूर इनको तो सुन लीजिए, लेकिन अटॉर्नी जनरल को बोलने नहीं दिया गया। कल फिर अटॉर्नी जनरल से राय ली, मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। तो उसके बाद धवन ने कहा कि साहब 1000 से ज्यादा वकीलों ने भी सपोर्ट किया है प्रशांत भूषण, लेकिन उस पर जस्टिस गवाउन ने सिर्फ इतनी बात कही कि हमने लॉकडाउन के दौरान भी बहुत से केसेस को सुना है। यानी डायरेक्ट कोई उनका जवाब नहीं दिया जा रहा था कि आखिर प्रशांत भूषण की इतनी बड़े पैमाने पर जो सपोर्ट हो रही है वो क्या सुप्रीम कोर्ट की नेकनामी में इजाफा होगा या सुप्रीम कोर्ट की बदनामी में इजाफा होगा। जहां प्रशांत भूषण जैसा वकील सजा पाकर भी पूरे मुल्क में मशहूर हो जाए और सुप्रीम कोर्ट सजा देकर भी तनकीद का निशाना बने। मगर खैर, तो जस्टिस मिश्रा ने फिर अटॉर्नी जनरल से कहा, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यहाँ एकदम यहाँ से टर्न लिया है इस स्टोरी ने, कि जहाँ जस्टिस मिश्रा 20 अगस्त को ही सजा सुनाने के पक्ष में थे, वहाँ उन्होंने फौरन एक टर्न लेते हुए ये कहा अटॉर्नी जनरल से कि क्या हमें भूषण को कुछ 2-3 दिन का समय नहीं देना चाहिए सोचने का, वो सोच लें, रिकंसिडर कर लें और अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर लें। तो उन्होंने कहा कि हाँ साहब बहुत अच्छी बात है अगर आप दे दें। लेकिन प्रशांत भूषण ने क्या कहा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है सुनना। प्रशांत भूषण ने फौरन इंटरवीन किया और कहा कि मैं हरगिज माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं रहम की भीख नहीं मांगूंगा, मैं रहम दिली की दरख्वास्त भी नहीं करूंगा कि आप लीनियंसी बरतें। और ये अदलिया की तारीख में एक तारीखी लम्हा है और मैं मुस्तकबिल के तई यानी फ्यूचर को लेकर फिक्रमंद हूँ। तो मुझे अपनी सज़ा की फिक्र नहीं है, मुझे आप सज़ा देते हैं मैं बखुशी तैयार हूँ, लेकिन मैं जो अब मेरी जिम्मेदारी है मैं उसको पूरा कर रहा हूँ, इसकी मुझे खुशी है। तो उस पर अदालत ने सज़ा पर तो बहस रिजर्व रख लिया, यानी जहाँ अदालत सज़ा सुनाने के पक्ष में थी हर हाल में, वहाँ सज़ा नहीं सुनाई, वक्त देने को तैयार। प्रशांत भूषण कहते रहे हुजूर मुझे वक्त नहीं चाहिए, उन्होंने कहा नहीं आप वक्त ले लीजिए 24 तक, कभी ऐसा ना हो कि कल को कोई ये कहे कि साहब प्रशांत भूषण को तो आपने टाइम ही नहीं दिया था। भाई मैं आपको एक बीच में बताऊं कि हमारे मीडिया स्टार वर्ल्ड पर एक वकील साहब हैं रविंदर कुमार जी, जो राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के प्रेसिडेंट भी हैं, जिन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा वाला वो किया था और नरसिम्हा राव को सजा दिलाई थी। उनका कहना यह है कि ये बिल्कुल ऐसा हुआ है कि सांप और छछूंदर वाला मामला हो गया कि आखिर क्या हो कैसे हो, और खुद अदालत अपने एक तरह से कटघरे में खड़ी हो गई है। तो अच्छा, इस सब के बावजूद देखिए ये चीज़ें तो बहुत सी आई हैं। मैं अब थोड़ा सा आपको एक और इशू पर ले जाता हूँ, वो ये कि प्रशांत भूषण NRC CAA वाले मामले में इस प्रोटेस्ट के साथ में थे, वो आए भी थे शायद वहाँ। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट की और प्रशांत भूषण की लड़ाई किसी भी तरह से, चाहे सिंबॉलिकल या फैक्चुअल, जीत की शक्ल में निकल करके आती है प्रशांत भूषण की, तो क्या वो जो हेजिस पर बैठे हुए लोग इंतजार कर रहे हैं इस लॉकडाउन के मुकम्मल खत्म होने का, क्या उनको ताकत मिलेगी इससे? क्या लगता है? क्योंकि वो एक बहुत अहम मामला है और ऐसा लगता है दोनों तरफ लोग इंतजार कर रहे हैं। सरकार भी इंतजार कर रही है, शायद वो CAA फिर लाएगी, उधर दूसरे उसके मुखालिफिन भी इंतजार कर रहे हैं। तो क्या प्रशांत भूषण के जो भी नतीजा निकले उसका कोई असर उस कैंपेन पर होगा? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। प्रशांत भूषण को सजा मिले या माफ कर दिया जाए, हर हाल में प्रशांत भूषण अपना मुकदमा जीत चुके हैं। मैं एक बात तो आपको ही बता देता हूँ। दूसरी चीज ये है कि प्रशांत भूषण सिर्फ CAA से ही नहीं उठे और खटके। प्रशांत भूषण जब से 30 साल 40 साल से सुप्रीम कोर्ट में है, जब से वो मजलूमों की आवाज उठा रहे हैं और सरकार किसी की भी रही हो, प्रशांत भूषण बहुत मुखर होकर बोले हैं। लेकिन इत्तेफाक ये है कि पिछले 6 साल में
इस सरकार ने सारे काम ऐसे किए हैं जिनका टारगेट दो हैं, जिनके टारगेट, एक इस मुल्क की सबसे बड़ी माइनॉरिटी और दूसरे इस मुल्क की अपोजिशन को बिल्कुल ख़त्म करना इस भाजपा का मकसद है, जो सरकार के थ्रू किया जा रहा है। यानी बदकिस्मती की बात यह है इस मुल्क की कि पार्टी के साथ लड़े तो बात समझ में आती है, कोई बात नहीं, आप जंगल में लड़िए, पहलवान एक दूसरे को चित करते हैं, लेकिन आप दो पहलवान कभी ऐसा नहीं होता कि जो रेफरी है उसका सहारा लें या जो कुश्तियां लड़वाते हैं उनका सहारा लें। यहाँ हो ये रहा है कि यहाँ एक पार्टी दूसरी पार्टी को खत्म करने के लिए सरकारी तंत्र का सहारा ले रही है, एडमिनिस्ट्रेशन का सहारा ले रही है। और एडमिनिस्ट्रेशन जब मैं कहता हूँ तो इसका मतलब जुडिशरी भी है, पार्लियामेंट भी है और ब्यूरोक्रेसी भी है और पुलिस भी है। तो ये बहुत बड़ा खतरनाक नेक्सस बन गया है। तो माइनॉरिटी को ख़त्म करने की साजिश, यानी बेवकत और बेकार करने की साजिश, और अपोजिशन को तो तकरीबन ख़त्म कर ही दिया गया है। इन 6 सालों में ये हुआ है। इसके खिलाफ प्रशांत भूषण ने आवाज़ उठाई है। मिसाल के तौर पर राफेल, तो जहां आप माली घोटाले कर सकते हैं वहां प्रशांत भूषण खड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पे दिल्ली का फसाद, जहां दिल्ली का फसाद हुआ है तो प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को नहीं बख्शा। 13 अगस्त को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रशांत भूषण ने, उसमें यही कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जो बदहदी है और सुप्रीम कोर्ट ने जो इन फसादात को रोका नहीं है और ख़तरनाक तरीके से नाकाम और फेल रही है सुप्रीम कोर्ट, उसको तारीख में याद रखा जाएगा और जमहूरियत की बर्बादी की दास्तान में सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र आएगा। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। सरकार को आप कह सकते हैं, पार्टियों को कह सकते हैं, लेकिन कोर्ट को और बाकायदा नाम लेकर के जो लास्ट के 4 चीफ जस्टिस हैं, यानी जो इन 6 सालों में चीफ जस्टिस आए, उनका नाम लेकर कहा कि इन तारीख मुर्रिख यानी तारीख लिखने वाला इन्हें नहीं भूलेगा। तो प्रशांत भूषण ने किसी एक जगह से लड़ाई मोल नहीं ली है, प्रशांत भूषण ने बहुत सारे फ्रंट खोल लिए हैं। अब आपने जो बात कही थी मैं उसको बता रहा हूँ। प्रशांत भूषण की लड़ाई चूंकि हिंदुस्तान की लड़ाई है, आइन के तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई है, तो इससे आइन की लड़ाई लड़ने वाले महफूज होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन महफूज होगा, कानून महफूज होगा, यानी ताकतवर होगा, सीए की लड़ाई वाले महफूज होंगे, सरकार लाएगी, ये बात आपने सही कही है। सरकार की तैयारियां पूरी चल रही हैं अब भी, जबकि हम पेंडेमिक में हैं और हमारे मुल्क में कितने बड़े पेंडेमिक के दौरान तो बहुत बड़े फैसले लिए तो सारे काम इन्होंने किए। भाई रेलवे अगर चलती होती, कोरोना का लॉकडाउन ना होता, क्या इतने आसानी से प्राइवेटाइजेशन हो जाता? बिल्कुल। या और एयरपोर्ट के जो रनवे होते हैं उनको प्राइवेट किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। चीज और बताना चाहता हूं, मतलब इतने बड़े फैसले। एजुकेशन पॉलिसी, वो SCI के साहब, आप 6ठी से 8वीं के क्लास के बीच में बच्चा मजदूर बन जाएगा जी, उसी की कोशिश है। तो इतने बड़े फैसले इस कोरोना पेंडेमिक के नाम से, और जो कानून ने इनको मतलब अवाम के सारे इख्तियारात खत्म कर दिए, एक तरह से सल्ब कर दिए, उस सब के बीच में इतने बड़े फैसले कर लेना जो पूरे मुल्क के लिए बहुत ही खतरनाक किस्म के हैं। तो ये मैं आपकी उस बात का जवाब देता हूं कि अब फैसला आए या ना आए और जैसा भी आए, प्रशांत भूषण एक बहुत मजबूत सतून बनकर खड़े हो गए हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट ही को उन्होंने कह दिया कि आप मुझे सजा दो या ना दो, मैं अपना स्टैंड नहीं बदल सकता, तो फिर उनसे मजबूत आदमी आज की तारीख में हुकूमत और बीजेपी के खिलाफ और जुडिशरी के खिलाफ मुझे तो कोई नजर नहीं आता हिंदुस्तान में। नतीजा ये होगा कि जो कमजोर हो गए थे और जो ताकतें डर गई थी, जो लोग घबराकर खामोश हो गए थे, वो भी अब बोलेंगे और प्रशांत भूषण जैसे आदमी को उसकी मजबूती देखकर आएंगे। तो यकीनन, और अब तो कई लोगों ने कह दिया है कि लॉकडाउन की ये खत्म हो जाएगा तो सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट फिर शुरू होंगे पूरे मुल्क में। तो ये ताकत मजबूत हुई है। अच्छा, एक बात आप हमेशा याद रखिए, सरकार कितनी ही मजबूत हो, लेकिन अगर मुल्क का एक बड़ा हिस्सा और शहरियों का एक बड़ा हिस्सा सरकार की पॉलिसियों के खिलाफ मुसलसल लगातार खड़ा हुआ है, तो इसका ये मतलब है कि सरकार नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अखलाकी तौर पर कमज़ोर हो गई है। अच्छा, मैं इससे हटके एक सवाल और करता हूँ। ये तो बहुत सी चीज़ें आई हैं। ये अभी शाहीन बाग से मुताल्लिक कुछ अफराद को बीजेपी ज्वाइन कराई गई,
और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने यह कहा कि सब बीजेपी ही सब कुछ करा रही थी, शाहीन बाग वगैरह ये सब इन्हीं का था। तो अब ये अलग इनको बीजेपी ज्वाइन कराना, बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि वो ये मैसेज दिलाने की कोशिश करते हैं, चाहे नकली ही सही, कि वो शाहीन बाग सोच कमजोर हो रही है या बीजेपी को ज्वाइन कर रही है। इस सब को आप कैसे देखें? देखिए, ऐसा है कि मेरा अपना इस पर एक नजरिया है और मैंने बहुत गौर से बारीकियों को समझा है और जाना है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी सीए वाले मामले पर जो हिंदुस्तान के शहरियों का रुख है उसके ताल्लुक से दोनों का नजरिया एक है, यानी आम आदमी पार्टी और बीजेपी सेम पेज पर है एज फार एज सी इज कंसर्न, और उसके खिलाफ जो नजरिया है उसके ताल्लुक से दोनों का एक ही है। चूंकि केजरीवाल पूरे प्रोटेस्ट के दौरान उनका यही एक वो रहा कि किसी तरह से ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाए, और उन्होंने प्रोटेस्ट को सपोर्ट भी नहीं किया गया, खुल के सीए की मुखालफत भी नहीं की और प्रोटेस्ट करने वालों को सपोर्ट भी नहीं किया। एक बात। दूसरी चीज ये है कि जहां इतने बड़े पैमाने पर जो प्रोटेस्ट होता है जिसकी कोई एक लीडरशिप नहीं है और तमाम लोग उसमें आ रहे हैं, और हर एक को ये तो जानने की कोई कोशिश ना आला है कोई कि आपके अंदर लगा के ये पता किया जाए कि आप बीजेपी के हैं या किसके हैं। जी। आप आ रहे हैं स्टेज पर, आपको जगह दी जाएगी, आप नारे भी लगा रहे हैं उनके साथ। तो मैं यहाँ रोक कर आपको एक बात बता देता हूँ कि जब शाहीन बाग की दादियों और नानियों को जो सिंबॉलिकली वहां बैठी थी उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलवाने के लिए ले जाया गया, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले ले गए, तो मैंने उसी वक्त लिख दिया था और कहा था कि इनका ताल्लुक बीजेपी से है, बाकायदा ये बीजेपी के मेंबर हैं और बीजेपी के जो दिल्ली के विजय जॉली और कितने लोग हैं उनसे इनके ताल्लुकात हैं। और मुझे किसी ने यहाँ तक कहा था जिसका मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन बहरहाल ये बात अब कहने में कोई हर्ज नहीं है। यहाँ तक भी मुझे बीजेपी के एक आदमी ने एक बात बताई थी कि खामोशी के साथ बिरयानी के पैकेट विजय जॉली के घर से बन के शाहीन बाग आ रहे हैं। तो ये बात सही है कि शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को कायम रहने में जब तक इलेक्शन हो दिल्ली के बीजेपी को अपना फायदा नजर आता था, लेकिन वो हुआ नहीं फायदा, वो आम आदमी पार्टी जीत गई। लेकिन आम आदमी पार्टी फिर कहती है कि बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा। अब मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इन प्रोटेस्ट में बीजेपी के लोग जरूर मौजूद थे, जैसा कि एक दो बार वहाँ फायरिंग हुई। नहीं, राष्ट्रीय उलमा जो राष्ट्रीय मंच, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, उसके लोग वहां से निकले, और ये जो दाढ़ी वाले नानियों दादियों को ले गए थे ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोग थे। जी। मैंने बाकायदा लिखा था। तो अब बीजेपी ने तो जानबूझकर ये बहुत छोटे मोटे लोगों को ज्वाइन कराया है। जरूरी नहीं है कि 50 के 50 वहां जाते हों, लेकिन हाँ एक दो नाम ऐसे हैं। हजारों लोग इसमें गए हैं, उनमें से 50 लोग चले भी जाए तो क्या फर्क। तो ये बीजेपी का स्टेज प्रोटेस्ट नहीं था, ये कहना प्रोटेस्ट करने वालों की तौहीन है। जी बिल्कुल। लेकिन वहां ये लोग चले गए होंगे और क्या फर्क पड़ता है, और इनकी हैसियत क्या है। और अगर अभी अब से पहले लोग नाम भी नहीं जानते थे इन लोगों को, और अगर नहीं तो मीडिया में नाम बताया जा रहा है, और अगर ये लोग सही में प्रोटेस्ट में थे और अब बीजेपी में चले गए, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी कमजोर उसके सोच के लोग हैं कि अभी तक प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब ये बीजेपी में शामिल हो गए। आखिर क्या मिल गया उनको, क्या मिल गया। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोटेस्ट अपनी जगह पर, प्रोटेस्टर्स अपनी जगह पर हैं, और जो प्रशांत भूषण प्रकरण हुआ है इसने तो पूरे मुल्क में एक पैगाम पहुंचा दिया है कि वक्ती तौर पर आप कमजोर पड़ सकते हैं, नाकाम हो सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए आप कमजोर नहीं पड़ सकते और नाकाम नहीं हो सकते। बहुत बहुत शुक्रिया वदूद साजिद साहब, आपने कई पहलुओं का, कई सवालों का जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट और प्रशांत भूषण के बीच में जो कुछ चल रहा है वो, शाहीन बाग के मामले में क्या कुछ हो रहा है वो, इन सब चीज़ों पर आपने बहुत ही गहराई से हमारे दर्शकों को बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त दे देते हैं। और मैं दर्शकों को बताऊं कि जिस किस्म की जर्नलिज्म आप देख रहे हैं दुनिया में, वो गोदी मीडिया, आपको 24 घंटे आप बैठे रहिए टेलीविजन के सामने, आपको कोई एक खबर नहीं मिलेगी। आपसे अगर कोई पूछे 2-4 घंटे के बाद आपने क्या देखा, आपके पास कुछ नहीं होगा। लेकिन हम कोशिश करते हैं आपको इन्फॉर्म करने की, इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा देने की और गहराई से चीज़ों को समझाने की। दर्शकों को मैं आखिर में एक बार फिर याद दिलाना चाहूँगा कि वदूद साजिद साहब की और वीडियो देखने के लिए आप हमारी वीडियो के नीचे दिए हुए लिंक पर
जिसको हमने पिन किया हुआ है, उस पर आप जाएं। आपका यूट्यूब चैनल है व्यूज नेटवर्क इंटरनेशनल VNI। बहुत से मौजूआत पर वहां पर आपको वदूद साजिद साहब की वीडियो मिलेंगी। आप उस चैनल को देखें भी और सब्सक्राइब भी करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।